हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बर्नौली प्रमेय। तो देखेंगे बर्नौली प्रमेय क्या होता है। जब किसी नली में या किसी भी स्थान पर द्रव अथवा कोई भी तरल पदार्थ प्रवाहित होता है तो उसके प्रवाहित होने पर उसके प्रत्येक मार्ग पर उसकी दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा इसी ऊर्जा का जो योग होता है, यानी कहने का अर्थ है कुल ऊर्जा नियत होती है। इसी को हम बोलते हैं बर्नौली प्रमेय। तो पहले आप इसकी परिभाषा लिख लें, तब इसको और समझाएंगे आपको। तो लिखे, जब कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव अथवा गैस एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके प्रति एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा कोष्टक में लिख लें। दाब ऊर्जा कामा गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग कोष्टक बंद एक नियतांक होता है। ये तो होगी परिभाषा। अब उसके नीचे आप ये लिखेंगे, पी मतलब होता है दाब ऊर्जा, हाफ रो वी स्क्वायर मतलब गतिज ऊर्जा, रो जी एच मतलब स्थिर ऊर्जा। इन तीनों ऊर्जाओं का जो योग है वो क्या है, नियतांक होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, तो ये हमारा बर्नौली का प्रमेय है। परिभाषा के नीचे आप इसको लिख लेंगे जो अभी आप लिखा है। अब ये जो है बर्नौली का प्रमेय, हम इसका निगमन करेंगे कि ये आया कहां से है और ये कैसे सही है या गलत है, इस पर हम निगमन करेंगे। बर्नौली तो ये कहता है कि दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा का जो योग होता है वो एक नियतांक होता है, यानी नियत होता है। ठीक, तो चलिए अब इसके निगमन के लिए हम बात करते हैं। तो हम पहले इस पे मान लेते हैं कि कोई हमारे पास एक नली है जो असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की है, यानी नली का एक सिरा मोटा है, एक सिरा क्या है, पतला है। इस सिरे को हमने x लिख दिया और इस सिरे को y लिख दिया। ठीक, तो उपपत्ति में लिखें, इस प्रमेय की उपपत्ति करना है हमें। तो लिखे उपपत्ति में, माना किसी असमान नली के सिरे x व y के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A1 व A2 है। A1 व A2 है। नली के x सिरे पर प्रवेश करने
पर प्रवेश करने वाले द्रव का वेग v1, द्रव का वेग v1, कमा दाब P1 है, दाब P1 है, जबकि y सिरे से निकलने वाले द्रव का वेग, y सिरे से निकलने वाले द्रव का वेग v1 कह रहे v2 तथा दाब P2 है, दाब P2 है, यहां पर दाब P2 है। सिरे x की पृथ्वी तल से ऊंचाई, सिरे x की पृथ्वी तल से ऊंचाई h1 तथा सिरे y की पृथ्वी तल से ऊंचाई h2 है, h2 है। ठीक, तो इतना हम मान लिए ये कोई अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली है। ठीक है, असमान, यानी एक तरफ मोटा एक तरफ पतला, जिसके मोटे वाले सिरे का क्षेत्रफल है A1 और पतले वाले सिरे का है A2। यहां से जो द्रव इसमें प्रवाहित हो रहा है धारा रेखी प्रवाह में, उसका वेग है v1 जो प्रवेश कर रहा है, जो यहां से द्रव निकल रहा होगा उसका वेग है v2। यहाँ पे जो द्रव प्रवेश कर रहा था उसका दाब कितना था P1, और यहाँ से जब वो द्रव बाहर निकल रहा है तो उसका दाब है P2। पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई है h1 और इसकी ऊंचाई है h2। इतनी चीजों को हमने मान लिया। ठीक, अब हम देखें, हम कह रहे हैं, अब यहां से आप लिखेंगे तो चूंकि एक सेकेंड में x सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य, यानी यहाँ पर जो द्रव प्रवेश कर रहा है x सिरे पर, ठीक है, उस पर कितना कार्य किया जा रहा है, यानी इसको प्रवेश कराने के लिए कितना कार्य करना पड़ रहा है, इसकी बात करें। तो अब यहाँ पर देखें तो द्रव पर कृत कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। अब पिछले लेसन हम पढ़ चुके हैं कि बल बराबर क्या होता है, दाब इंटू क्षेत्रफल। दाब की परिभाषा हम पढ़े थे, P इक्वल टू F/A। ठीक, तो P इक्वल टू F/A, तो यहाँ पे F बराबर बल बराबर F बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा P इंटू A, यानी बल बराबर क्या होता है, दाब इंटू क्षेत्रफल। तो जहां पर बल था वहां पर दाब इंटू क्षेत्रफल। अब चूंकि यहाँ पर जो दाब है वो है P1 और जो क्षेत्रफल है वो है A1, इसलिए यहाँ पर दाब P1 और क्षेत्रफल तो क्या लिखे A1। अब बात आती है विस्थापन की, तो विस्थापन क्या है लिखे V1। इसका क्या मतलब होता है देखें, तो चूंकि यहाँ पर ये जो द्रव प्रवाहित हो रहा है इसका वेग हम कह रहे हैं v1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ v1 मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रा क्या था, मीटर प्रति सेकंड। तो यानी ये जो द्रव है एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, v1। ठीक है, तो एक सेकंड में इसके द्वारा जितनी दूरी तय किया जाएगा, मान लो यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा, v1 हो जाएगा, क्योंकि इसका वेग ही है v1 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो एक सेकंड में, ठीक है, एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, v1, यानी यही इसका क्या हो जाएगा, विस्थापन, यानी एक सेकंड में कितनी दूर विस्थापित हुआ है। ठीक है, तो कितना दूर विस्थापित हुआ, v1, तो विस्थापन वेग पर क्या लिख दिया हम, v1। ठीक, अब देखिए चूंकि ये a हो गया क्षेत्रफल, अब v1 क्या हो गया, यहां से यहां तक दिखा, तो देखो ये क्षेत्रफल और ये दूरी, क्षेत्रफल दूरी, अब इसको दूरी ले लिया, ऊंचाई ले ली, क्षेत्रफल दूरी, तो ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं, आयतन। क्षेत्रफल गुणित दूरी या विस्थापन को क्या बोलते हैं, आयतन। ठीक है, तो ये आयतन हो गया, तो आयतन को हम किससे लिखेंगे, v, कैपिटल V से। तो a1 इंटू v1 इक्वल टू ले लीजिए v, तो हम इसी को लिखे हुए, तो p तो वही, यानी आप ऐसा नहीं लिख सकते, चूंकि a1 v1 इक्वल टू कैपिटल V, यानी आयतन, क्षेत्रफल गुणित दूरी बराबर क्या हो जाएगा, आयतन। तो a इंटू v को हम लिख दिया कैपिटल V। ठीक है, अब p1 वैसे ही रह गया। अब इसी प्रकार हम कह सकते हैं y सिरे से,
y सिरे से जो द्रव निकल रहा है, इसी प्रकार 1 सेकंड में y सिरे से निकलने वाले द्रव द्वारा, अब देखिए दोनों का अंतर है, यहाँ पर द्रव पर है, यहाँ पर द्रव द्वारा है, क्योंकि ये नीचे है तो यहाँ पर पानी अपने आप निकल जाएगा, द्रव अपने आप बाहर चला आएगा। ठीक, तो द्रव द्वारा कृत कार्य यानी द्रव कितना कार्य करेगा, तो उसके लिए उसी प्रकार से हमने लिखा है यहाँ पर P2, A2 और V2, एकदम उसे बल इंटू विस्थापन करेंगे वही आएगा। ठीक, तो यहाँ पर V2 लिखेंगे यानी यहाँ पर निकलने वाला द्रव का आयतन V2। अब हम ये जानते हैं कि किसी भी नली में 1 सेकंड में जितना द्रव यहाँ पर प्रवेश करता है और उतना ही द्रव 1 सेकंड में यहाँ से बाहर निकल जाता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। किसी भी नली में जितना द्रव प्रवेश करेगा दूसरे सिरे से उतना ही द्रव क्या होता है, बाहर निकलता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि V1 बराबर होता है V2। अब V1 क्योंकि V1 V2 क्या है, आयतन है, क्या है, आयतन है, और आयतन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व। तो हमने यहाँ पर आयतन के लिए हमने लिख दिया द्रव्यमान यानी m, घनत्व मान ले रो, यानी द्रव का जो द्रव्यमान है वो m है और द्रव का जो घनत्व है वो क्या है, रो है। ठीक, तो V1 V2 की जगह हम m रो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर V1 की जगह भी m बाई रो, V2 की जगह पे भी m बाई रो। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम कॉमन ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखो तो द्रव पर किया गया नेट कार्य, नेट कार्य मतलब ये द्रव पर किया गया कार्य था, ये द्रव द्वारा किया गया कार्य था, तो कितना कुल कितना कार्य हुआ, तो द्रव पर हम जितना कार्य कर रहे हैं उसमें से द्रव खुद अपना कितना कार्य कर रहा है उसमें से इसको हम क्या कर दिए, घटा दिए, तो इसमें से इसको घटा दिए, तो इसमें से इसको घटा दिए P1 माइनस P2, अब V1 V2 के हम क्या लिखते हैं m बाई रो, इसको कॉमन कर लिए। ये तो हो गया कार्य। अब ऊर्जा की बात करते हैं थोड़ी। 1 सेकंड में जो x सिरे पर द्रव प्रवेश कर रहा है उसकी गतिज ऊर्जा यहाँ पर लिखे, चूंकि 1 सेकंड में x सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा K1, गतिज ऊर्जा का हाफ mv², तो द्रव्यमान तो m है, वेग यहाँ पर क्योंकि v1 है तो यहाँ हो गया हाफ mv1 का स्क्वायर। तथा 1 सेकंड में y सिरे से निकलने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा, ठीक है, यहाँ तो प्रवेश करने वाला द्रव है इसकी गतिज ऊर्जा, यहाँ पर बाहर निकलने वाला द्रव है तो इसकी गतिज ऊर्जा, तो यहाँ पर जितना द्रव यहाँ प्रवेश करेगा उतना ही द्रव निकलेगा, यानी दोनों का द्रव्यमान तो समान होगा। अगर m द्रव्यमान यहाँ प्रवेश करेगा तो m ही यहाँ से क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक, तो दोनों के लिए द्रव्यमान तो सेम रहेगा लेकिन वेग अलग अलग है, यहाँ पर वेग v1 है और यहाँ पर वेग v2 है, यानी यहाँ पर प्रवेश करने वाले में गतिज ऊर्जा क्या होगा, v1² और जो बाहर निकलने वाले में क्या हो जाएगा, K2 बराबर हाफ mv2 का स्क्वायर। ठीक, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितने की हो गई, हम जानते हैं कि जहां पर क्षेत्रफल ज्यादा होता है वहां पर हमने आपको बताया कि वेग क्या होता है, कम होता है, और जहां पर क्षेत्रफल कम होता है यानी पतला कर दिया जाता है, नली को पतला कर दिया जाता है, तो वहां पर वेग क्या हो जाता है, द्रव का बढ़ जाता है। पाइप का अगले सिरे को दाब दीजिए, दाबने पर क्षेत्रफल क्या होता है, कम हो जाता है, क्षेत्रफल जैसे ही कम होगा पानी का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा ज्यादा है, यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या है, कम है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि, कितने की वृद्धि हो गई, तो यहाँ पर चूंकि ज्यादा है यहाँ पर कम है, यानी इसमें से इसको घटाएंगे, यानी K2 माइनस K1, ये K2 ये ज्यादा है, K2 में से K1 को हम घटा दिए, तो 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 का स्क्वायर, इसको हम मान लिया समीकरण नंबर 2। ये तो हो गया गतिज ऊर्जा की बात। अब स्थिर ऊर्जा की बात करें, स्थिर ऊर्जा क्या होगी, तो यहाँ पर स्थिर ऊर्जा को हम पढ़े mgh, तो यहाँ से इसकी ऊंचाई क्या है, h1, यहाँ से इसकी ऊंचाई क्या है, h2, तो यहाँ पे देखें लिखे हैं, तो चूंकि 1 सेकेंड में x सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव की स्थितिज ऊर्जा, तो स्थिर ऊर्जा u1, ठीक है, इसी बराबर क्या होगा mgh1, क्योंकि इसकी ऊंचाई क्या है, h1। ठीक, इसी प्रकार 1 सेकेंड में y सिरे से निकलने वाले द्रव की स्थिर ऊर्जा u2, ठीक है, तो u2 बराबर क्या लिख रहे हैं, mgh2, क्योंकि इसकी ऊंचाई क्या है, h2, y सिरे पे। तो अब देखो यहाँ पे ऊंचाई ज्यादा है, यानी यहाँ की स्थिर ऊर्जा ज्यादा होगी, इसकी ऊंचाई कम है, यानी इसकी स्थिर ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी स्थिर ऊर्जा में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, द्रव की स्थिर ऊर्जा में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो हम यहाँ लिखे तो स्थिर ऊर्जा में कमी, कितने की कमी होगी,
यहाँ पर हमारा ज्यादा है U1, इसमें ये कम है, तो ये हम क्या करेंगे, U1 में से U2 को घटा दिए, यानी MgH1 माइनस MgH2। ठीक, ये हो गए। तो अब इसको आप समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब देखें गतिज ऊर्जा में क्या हो रही थी, वृद्धि। ये गतिज ऊर्जा थी और गतिज ऊर्जा में क्या हो रही थी, वृद्धि। ये स्थितिज ऊर्जा है और स्थिर ऊर्जा में क्या हो रही है, कमी। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा में तो वृद्धि हो रही है और स्थिर ऊर्जा में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ऊर्जा में नेट वृद्धि कितनी हुई, कुल कितनी की वृद्धि हो रही, तो जितनी की वृद्धि हुई तो उसमें कमी वाला हम क्या करें, घटा दें। तो देखें नेट वृद्धि मतलब डेल्टा ई बराबर हमने लिखा है डेल्टा के मतलब गतिज ऊर्जा में वृद्धि, माइनस डेल्टा यू का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, डेल्टा यू मतलब क्या हुआ, स्थिर ऊर्जा में कमी। तो डेल्टा के माइनस डेल्टा यू यानी गतिज ऊर्जा में वृद्धि में से स्थिर ऊर्जा की जो कमी हुई है वो हम घटा रहे हैं। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि ये हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए समीकरण नंबर 2 में, और स्थिर ऊर्जा में जो कमी हुई थी ये हुआ था समीकरण नंबर 3 में। चूंकि घटाए हैं तो इसलिए चिन्ह क्या हो गया, बदल गया, ये माइनस हो गया और ये वाला क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक, ये हो गया ऊर्जा में नेट वृद्धि। अब आप याद करिए, हमने आपको कार्य ऊर्जा प्रमेय में एक बात पढ़ाया था कि ऊर्जा और कार्य दोनों एक ही चीज है, जितना हम कार्य करते हैं वही कार्य ऊर्जा में बदल जाती है। तो द्रव पर जो किया गया नेट कार्य था, ठीक है, वही कार्य जो है ऊर्जा में वृद्धि के रूप में बन जाता है। ठीक, तो यहां पर लिखे द्रव पर किया गया नेट कार्य बराबर होता है द्रव की ऊर्जा में नेट वृद्धि, जितना कार्य किया जाता है वही उसकी वृद्धि कहलाती है। तो देखें डेल्टा डब्ल्यू यानी किया गया कार्य, नेट कार्य। ठीक है, ये हो गया ऊर्जा में कार्य, और डेल्टा ई, ये देखें डेल्टा ई ये क्या था, ऊर्जा में नेट वृद्धि बराबर हो गया ऊर्जा में। अब डेल्टा डब्ल्यू का मान रख लीजिए, ये यहां पर रख लीजिए, डेल्टा ई का मान यहां से रख लीजिए, ये वाला। ठीक, ये डेल्टा ई। अब उसके बाद एम सब जगह थे, एम से एम को कैंसिल कर लीजिए। हम यहाँ पर एम से देखिए सब जगह एम रहेगा तो एम से एम को कैंसिल कर दे रहे हैं। फिर इस रो को इधर जो बच्चे में रो है इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, तो इस रो का सब में क्या हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा। तो जहां जहां यम था वहां वहां हमने रो का पक्षांतर कर दिया, तो रो का सब जगह रो लग गया, यानी एम का स्थान पर रो। ठीक है, तो रो यहाँ पर भी रो, यहाँ पर भी रो, यहाँ पर भी रो। अब उसके बाद देखिए जिसमें जिसमें 1 लगा है, यानी जो जो इधर माइनस में है उनको हम इधर ट्रांसफर कर लेंगे। तो P1 इधर रहा, इसको V1 वाले को भी इधर ले आए और H1 वाला भी इधर आ गया। जिसमें जिसमें 2 लिखा है P2 इसको इधर ले आए, ये इधर आया प्लस में हो गया, ये इधर पहले से ही था प्लस में, ये इधर पहले से ही था प्लस में। तो अब यहां से देखें P1 V1 और H1, यानी P1 मतलब क्या था, यहाँ पे दाब ऊर्जा, V1 मतलब क्या होता है, गतिज ऊर्जा, इसका मतलब क्या हुआ, स्थिर। इसका 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 योग जो है इधर वाले से दाब P2, ठीक, गतिज ऊर्जा हाफ रो V2 स्क्वायर और स्थिर ऊर्जा रो GH2। ठीक, तो इधर दाब गतिज और स्थिर ऊर्जा का योग इधर वाले के दाब गतिज स्थिर दोनों का क्या है, बराबर है। इसका मतलब अतः हम लिख दिए P1 बाई रो V स्क्वायर प्लस रो GH, इसका जो योग होगा वो क्या होगा, नियत होगा। यानी दाब ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का जो योग होता है वो क्या होता है, नियत होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बर्नौली का प्रमेय। ठीक, तो आप ये नोट कर ले पूरा।